हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करने के बाद आज पहुंच चुके हैं किस चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस पे। और हाइट एंड डिस्टेंस पे हम आज सीखेंगे कि एक्चुअल में हाइट एंड डिस्टेंस निकाला कैसे जाता है एंगल के थ्रू। सर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा क्यों जाता है? एक्चुअल में ये कंप्लीटली एप्लीकेशन होता है किसका? आपने जो कंप्लीटली क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एक एक रूल किस लिए पढ़ा जाता है? एक एक रूल आपको हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है। अब हाइट एंड डिस्टेंस की यूजेस कहां पे आ गई? सपोज दैट एक केस के थ्रू समझते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस की यूजेस क्यों पड़ी। सपोज दैट यहां पे एक मकान बना है। ये मकान कहां बना है? महाराष्ट्र में बना है। कहां पे? महाराष्ट्र में बना है। और महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में रूल है, सपोज दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या लो कि भाई साहब आप जो है वो 50 मीटर या फिर 25 मीटर से ज़्यादा ऊपर घर नहीं बनवा सकते। 25 मीटर से ज़्यादा ऊपर घर एक्चुअल में होता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला 25 मीटर से ऊपर घर नहीं बनवा सकते। लेकिन अब जो आएगा, अब रूल बनाया तो इन्होंने एक क्या बनाएगा, इसकी अधिकारी निकालेंगे इसके, है ना। तो इसके ऑफिसर इशू करेंगे। जब इसके ऑफिसर चेक करने के लिए आएंगे भैया कौन सा मकान 25 मीटर के ऊपर है और कौन सा मकान 25 मीटर के नीचे है, तो जो 25 मीटर के ऊपर होगा तो उसको तोड़वाया जाएगा और जो 25 मीटर के नीचे आएगा वो क्या होगा, वो सही रहेगा। अब यहां से जब अधिकारी आए, मतलब जो ऑफिसर्स आए यहाँ पे, वो ऑफिसर्स क्या सर अब उसको फीता लेके नापेंगे? हाँ, मीटर को लेके नापेंगे नहीं ना। अब वो क्या करेंगे, अपने साथ एक मशीन लेके आएंगे। मशीन मीन्स वो मशीन ऐसी होगी जो एंगल नापेगी। क्या होगी? एंगल नापेगी। तो वो मशीन यहाँ पे रखे, वो मशीन यहाँ पे रखे और अपने आप इसको खड़े होकर देखिए, मशीन के थ्रू यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं। कहाँ से सर? इसके हाइट को ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइट को देख रहे हैं। और यहाँ से इसकी ये मकान कितनी दूरी पे है ये वो नाप लेते हैं। मतलब ये मकान से लेके वो जहाँ पे खड़े हैं उसकी डिस्टेंस नाप के यहाँ से वो एंगल नापते हैं। यहाँ से वो एंगल नापते हैं। उस केस में सपोज दैट उनका एंगल क्या आ गया, थीटा कुछ भी आया होगा। थीटा मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। अब वो क्या किए, अब वो ये किए एक्चुअल में जो मशीन्स का रखते हैं वो सपोज दैट, एक सेकेंड थोड़ा डायग्राम थोड़ा सही बना दें, नहीं तो भी बोलोगे सर तो ये तो आधी हाइट आई घर इसकी, है ना। चलो, अब यहाँ पे एक मशीन रखी उन्होंने, मशीन यहाँ पे रखी जमीन पे। जमीन के मशीन रखने पे यहाँ पे एंगल देखते हैं इसका, एंगल देखते हैं इसका। एंगल ऑफ क्या हुआ, जो एंगल आया सपोज दैट वो थीटा आया। कितना आया? थीटा आया। चलो ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अब सर एंगल क्यों निकाले? सपोज दैट इसकी हाइट एक्स आई होगी। क्या आई होगी? एक्स हाइट आई होगी। तो ये इसलिए निकालते हैं, अगर आपको एंगल पता हो गया, क्या हो गया, एंगल पता हो गया, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम हाइट अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं समझे? सपोज दैट आपको बेस पता हो गया, हाइट नहीं पता। बेस पता हो गया तो हाइट नहीं पता। सर जी बेस और हाइट में हमने एक रिलेशन पढ़ा है, किसमें सर जी? टेन थीटा में। किसमें? टेन थीटा में। समझ में आया? तो बेस अपॉन हाइट किसमें होता है सर? टेन थीटा में। तो यहाँ पे अगर पढ़ा लिखा इंजीनियर होगा, पढ़ा लिखा ऑफिसर होगा तो तुरंत क्या लगाएगा? तुरंत टेन थीटा लगा के वो क्या कैलकुलेट कर लेगा? मकान की हाइट कैलकुलेट कर लेगा। और जब मकान की हाइट कैलकुलेट कर लेगा तो बोलेगा भैया आपकी जो घर बना है, जो आपका महल बना है, जो आपका विला बना है वो क्या है? एकदम क्या है? इनलीगल है, तो आप इसको गिराइए। तो घर वाला बोलेगा कैसे गिरा दो? आपने मेरे मकान को ना? बोला हाँ क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम यूज करना जानते हैं। तो भैया पढ़ने लिखना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी विला के हाइट को बिना रियल में मेजरमेंट किए हुए क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट को मतलब बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जो पढ़े लिखे। अब जो पढ़े लिखे नहीं होंगे वो क्या करेंगे? लेके आएंगे बड़ा सा फीता, ठीक है, यहां से लटकाएंगे, फीता छोटा पड़ गया, दूसरा फीता लेके आओ। अब यहां पे कौन लटकेगा? यहां से दूसरा मेजरमेंट करेगा, यहां पे ऐसे मेजरमेंट करेगा, तो मतलब बहुत ऑड हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा मेजरमेंट करना। तो इन सब को सरल करने के लिए हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं इसी चीज को सॉल्व करने में। बड़े बड़े फैक्ट्री में इसका बहुत यूज किया जाता है। जो वर्कर जाते हैं ना, तो वर्कर को ट्रेनिंग किया जाता है कि भैया सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। फिर वो वर्कर का लेते हैं इंटरव्यू, और इंटरव्यू लेने के बाद वो जाते हैं शिप यार्ड में, जहां पे जहाज को बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इतना हुआ, इतना बेसिक। अब हम एक्चुअल में चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर कि ट्रिग्नोमेट्रिक के एप्लीकेशन में, मींस हाइट एंड डिस्टेंस में कौन कौन से वर्ड होंगे जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, उसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम करते टाइम हमें उसमें दिक्कत ना हो इसलिए। चलिए, सबसे पहला आता है उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले क्या आता है? एंगल ऑफ एलिवेशन।
एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है सर जी, ये क्या नया वर्ड है एंगल ऑफ एलिवेशन? कुछ नहीं मेरे भाई, बस आपका जो ट्रेंगल है ना उसी में एक एंगल का नाम दे दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देखो, अगर कोई आदमी किसी टावर को, ये आपके पास टावर हो गया, कोई क्या हो गया, ये एक टावर है, ठीक है। इस टावर को आदमी यहां से खड़े होकर देख रहा है। कहां से? यहां से मैं आदमी की एक आंख बना दे रहा हूं, ठीक है। यहां से खड़े होकर देख रहा है, और जब यहां से खड़े होकर देख रहा है ये बंदा यहां से खड़े होकर देख रहा है, तो यहां से मतलब इसके हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा मेरे भाई? ये जो एंगल बनेगा, इस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना वो कहां से बना? इसके वर्टिसेस से बना। कहां से बना? इसके वर्टिसेस से। मतलब इसके वर्टिस से इस जो अपने पास टावर था, इस टावर के वर्टिसेस पे नीचे से देखने पे जो एंगल बना, ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में नहीं आई? तो एक्चुअल में ये इसी एंगल को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो थीटा बना इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आई कि ना आई? अरे हाँ या ना? मतलब अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर देखे, अगर मैं ऊपर देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या? अगर मैं ऊपर देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सर सेकंड नंबर पे क्या आता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आता है? ध्यान से सुन लो फिर से, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर ये क्या नई चीज है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कुछ नहीं होता, नया पार्ट नहीं है। बस अगर आप अल्टरनेट एंगल पढ़े होंगे, अल्टरनेट एंगल अगर आपने पढ़ा होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से चमक जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट चमक जाएगा तो क्वेश्चन आप फोड़ के चले आएंगे। तो ध्यान से देखना इस बात को। बस आपको ये मीनिंग भ्रमित करने के लिए दिया जाएगा एग्जाम में। भ्रमित मीन्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, और कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि हम रत्नाकर सर से पढ़े हैं, है ना। चलो ध्यान से देखना। अभी क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? अगर आप यहां पे क्या खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं, कोई टावर है, आप कोई बंदा आया सुसाइड करने। सुसाइड क्यों करता है पता है ना? सुसाइड पता है क्यों कोई लोग करता है? अच्छा जाने दो, नहीं बताते। यहां पे एक बंदा खड़ा है, घर से परेशान होके आया है, ठीक है। घर पे इसकी बीवी भी मार दी है इसको, है ना। तो घर से परेशान होके आया है, अब यहां पे कोई चीज है, इसको देख रहा है। यहां पे कोई पत्थर है, उसको देख रहा है। अब इस पत्थर को देखते टाइम जो ऊपर से एंगल बना, पत्थर को देखते टाइम ऊपर से जो एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। नहीं समझे आया? अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर नीचे से ऊपर देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलो अब चलते हैं, इसको कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं। चलो चलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया? अच्छा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो, अभी सबको कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं। अभी एक ट्रेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एक अपने पास ट्रेंगल हुआ, क्या बन रहा है? ये एक ट्रेंगल। अब सर ये एंगल कैसे नापेंगे? यहां से जो एंगल बना, अगर हम कोई चीज यहां से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर कोई चीज यहां से देखेगा तो यहां से कैसे बनाएगा? तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, इसके पैरेलल हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, ऐसे खींचेंगे। ध्यान से देखना, ये तो एक्चुअल में ये इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल? ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। यहां से जो एंगल बना, कहां पे? यहां पे। ध्यान समझ रहे हो? यहां से जो एंगल बना वो बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप एक चीज देखोगे कि ये लाइन जब इसके पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, अगर उनको तीसरी लाइन कोई काटता है तो अल्टरनेट पे जो एंगल होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। नहीं समझ आया? अरे भाई थोड़ा इसको बढ़ाओ, थोड़ा इसको बढ़ा लो, अभी कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से चमक जाएगा। अब देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई तीसरी लाइन ऐसे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो अच्छा, हम ये भी बोल सकते हैं, जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? इक्वल होगा। सर क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, मींस जब दो किसी पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन काटती है तो दो
अल्टरनेट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में जहां कहीं पे भी आपको डिप्रेशन की बात की जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। तो हम फटाक से ये वाला एंगल उठा के कहां पे लेके चले जाएंगे, यहां पे लेके चले जाएंगे। और जब हम ये वाला एंगल यहां पे लेके चले जाएंगे तो अपना क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन के जैसा सॉल्व होने लगेगा। इतना बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, क्लियर हो गई। तो एक चीज और ध्यान देना, अब कुछ मैं स्पेशल केसेस बता रहा हूं। स्पेशल केसेस समझ लिए तो ठीक है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है। ठीक है, समझ लिए तो ठीक है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है। ओके, चलो अगर मैं बात करूं एक ट्रेंगल की, किसकी बात करूं मैं, एक ट्रेंगल की। ट्रेंगल ले लेते हैं इधर से, अच्छा वाला ट्रेंगल लेंगे, है ना। इसको हटाओ, हम लेंगे ट्रेंगल, हम हैं समझदार, है ना। चलो ये लिया हमने ये वाला ट्रेंगल, और ट्रेंगल ये ऐसा था कुछ। अब इसको कैसे घुमाया जाए, अब इसको कैसे घुमाया जाए, तो हम इसको करते हैं, इसे घुमाते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं थोड़ा बड़ा, इसको वाले को करो थोड़ा बड़ा। ये आपके पास कोई ट्रेंगल है, ये थोड़ा दिक्कत नहीं हो जा रहा है इसमें। चलो इसको डिलीट करो, नया ट्रेंगल लेके आते हैं इधर से। ये आपके पास एक ट्रेंगल आया, इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रेंगल, है ना, राइट एंगल ट्रेंगल। ध्यान देना भी इसको। चलो ये अपने पास हुआ, सपोज एट ये अगर एंगल दिया गया है 30 डिग्री, क्या दिया गया है 30, दिख रहा है ना, ये अपने पास दिख रहा है 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री है, और ये अपने पास हाइट है, और ये अपने पास कोई बेस एक्स है। हाइट है, एक्स है, हाइट है, बेस एक्स है, इसको बोलते हैं थीटा। अगर बोले तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया अपने पास, बेस। ठीक है, इतना समझ में आया, ये तो बेसिक है। अब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये एक्स हुआ, ये एच हुआ। अब अगर हम बात करें tan 30 डिग्री की, किसकी बात करें सर जी, tan 30 डिग्री, किसकी, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू मतलब क्या होती है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब हाइट अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये हो जाएगा हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया सर, हाइट अपॉन, ये क्या कर दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस तो ये है, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो यहाँ पे x होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। 1/√3, अच्छा x को मल्टीप्लाई इधर कर दो, √3 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे जब आप, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो वहाँ पे आएगी बाबू x इज इक्वल टू h√3। ये ध्यान देना इस बात को, ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो MCQ के आएंगे वो आप क्या बताएंगे सर, ओरली करके चले जाएंगे, ठीक है, ओरली। अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हम, सर ये तो हुआ, मतलब इसका बताने का क्या वो था मतलब। अच्छा सर, अगर यहाँ पे कभी भी 30 डिग्री की बात किया जाए तो हमेशा ध्यान देना कि जो बेस होगा वो हाइट का √3 टाइम्स होगा। जो बेस होगा वो हाइट का कितना टाइम्स होगा सर, √3 टाइम्स होगा। नहीं आया समझ, नहीं आया, मतलब 30 डिग्री एंगल पे जो बेस होता है वो हाइट का √3 टाइम्स होता है। अच्छा सर, जो हाइट होगा इसका मतलब जो हाइट होगा वो बेस का 1/√3 होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर 30 डिग्री की बात की जाए तो अगर 30 डिग्री पे हाइट 4 है तो बेस अपना 4√3 आएगा।
अगर 30 डिग्री पे अगर अपनी हाइट 6 है तो बेस अपना आएगा बाबू 6√3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? अगर आपको हाइट कतई पता चल गया तो आप फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाबू बेस क्या आएगा। कैसे? अगर आपने ये स्किल पहले से सीखी है कि 30 डिग्री पे रट लो, 30 डिग्री पे जो बेस होता है वो हाइट का √3 टाइम्स होता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब एक केस और है, ये तो हुआ अपने पास केस फर्स्ट, इसके बाद लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड आता है सर 45 डिग्री का। ठीक है, कैसा? 45 डिग्री का। तो जब हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेते हैं तो ध्यान से देखना, तो अपने पास एक ट्रेंगल होगा, इसमें हम क्या ले लेंगे सर, ये थीटा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे सर जी, 45 डिग्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 45 डिग्री। और ये अपना परपेंडिकुलर को हाइट माने और बेस को क्या माने सर, जो एक्स माने। क्या मान लिए? एक्स। चलो अब अगर बात करें यहाँ पे tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री की, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, tan 30 नहीं सॉरी, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अगर हमने यहाँ पे tan 45 डिग्री अप्लाई किए, tan 45 डिग्री अप्लाई किए तो किस में रिलेशन आएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन आएगा। और ये जो रिलेशन आएगा tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और ये 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और ये परपेंडिकुलर बेस जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू बेस मतलब x इज इक्वल टू h हो जाएगा। अरे सर जी ये तो जादू हो गया। हाँ जादू हो गया। जादू क्या हुआ कि अगर 45 डिग्री पे बात किया जाए परपेंडिकुलर और बेस की, तो वो दोनों क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं। तो कहीं पे भी अगर 45 डिग्री दिया गया है और हाइट दिया गया है तो समझ लो बेस भी वही आएगा। मींस अगर एंगल 45 डिग्री है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। सर कैसे होगा? अभी प्रूफ करके दिखाया कि tan 45 डिग्री पे जो हाइट होता है वो बेस के इक्वल होता है। सर ट्रिग्नोमेट्री मेथड से नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिंगल आता है, ट्रिंगल के मेथड से समझो। अब ट्रिंगल के मेथड से अगर इसको नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो, ये होता है अपना 90 डिग्री होता है ये सर, राइट एंगल ट्रिंगल हमने लिए 90 डिग्री, ये बचा 45, तो ये कितना बचा 45। अब ध्यान से देख रहे हो मेरे भाई, ध्यान से जब देखोगे इसको कि ये जो 45 डिग्री इक्वल है कि नहीं है, मतलब एंगल ऑन अपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं है। जब एंगल ऑन अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, नहीं समझे? जब अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाते हैं। अरे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बिल्कुल। अगर ये थीटा और ये थीटा तो बाबू ये इसके इक्वल होता है कि नहीं होता? तो हमने ये 90 ले रखा, ये 45 तो ये भी 45, और जब ये 45 तो ये पक्का दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया है, बस एक्चुअल में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो गया है। हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या समझा कि अगर बात हो रही है 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री पे जो हाइट होगा वो बेस का 1/√3 टाइम्स होता है, और जो बेस होता है वो हाइट का √3 टाइम्स होता है। लेकिन अगर बात किया जाए 45 डिग्री की, जो 45 डिग्री होता है तो हाइट इज इक्वल टू बेस के होता है और बेस इज इक्वल टू हाइट के होता है। इट इज क्लियर और नॉट? अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब सर एक केस और बचा है, उसका नाम है 60 डिग्री। 60 डिग्री को देखने के बाद अपने ट्रिग्नोमेट्री के टफ वाले क्वेश्चन भी चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, चलो 60 डिग्री देखते हैं। 60 डिग्री देखते हैं सर जी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा सर जी 60 डिग्री पे क्या होएगा? अब एक बात बताऊं, एक बात ये बताऊं कि 30 डिग्री वाले पे चलते हैं, और 30 डिग्री वाले पे ध्यान से देखना। अगर ये 90 दिया गया है, अगर ये 90 दिया गया है तो 9 3 12 मतलब 120, और ये कितना बचा बाबू? 60 ही तो बचा। अरे हाँ या ना? तो अब तक बात हो रही थी 30 की, अब हो गया 60 की। अब तक बात क्या हो रहा था? अब तक बात हो रहा था 30 डिग्री की, अब बात हो रही है 60 डिग्री की। तो हम ये बोल सकते हैं जो अपने पास बेस था वो क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। सर जी क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। हाँ या ना? आप बोलोगे जी सर जी। अब हम बात करें तो जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया? जो परपेंडिकुलर था सर जी वो तो बेस बन गया। क्या बन गया? बेस बन गया। तो हम क्या बोले कि भैया अब जो परपेंडिकुलर था अपना वो क्या बन गया? बेस बन गया, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया। तो आराम से इसको लिख दो, अब ये क्या बन गया? बेस बन गया। ठीक है। अब जो 30 डिग्री में बातें हो रही थी कि 30 डिग्री में जो बेस होता है वो हाइट का √3 टाइम्स होता है, अब उसका उलट जाएगा। उलट जाएगा मींस अब जो बेस होगा, अब जो बेस होगा वो हाइट का 1/√3 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे इस सेंटेंस को।
अब जो बेस होगा वो हाइट का 1/√3 टाइम्स हो जाएगा, और जो हाइट होगा वो बेस का √3 टाइम्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया? प्रूफ करके बताऊं? चलो सर जी प्रूफ करके ही बता देते हैं, अगर ओरली नहीं समझ में आया। ये अपने पास कोई ट्रेंगल, ये अपने पास हुआ 60 डिग्री, और जब ये 60 डिग्री, ये तो होता है अपना हाइट और ये होता है अपना एक्स। अगर हम बात करें सर जी tan 60 डिग्री की, किसकी बात करें? tan 60 डिग्री की जब बात करेंगे, और जब tan 60 की बात करेंगे तो हाइट अपॉन एक्स आ जाएगा, मतलब हाइट अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। tan 60 डिग्री वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए, √3 होती है, h अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये x इधर जाके मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा? √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाइट। √3x इंटू हाइट, मतलब आपने क्या देखा? जो हाइट आया वो 60 डिग्री एंगल पे, जो हाइट आया वो 60 डिग्री एंगल पे क्या आया? बेस का √3 टाइम्स आया, कह सकते हो। और जो यहां पे बेस आएगा वो हाइट का 1/√3 टाइम्स आएगा। तो 60 डिग्री पे वो चीजें उल्टी हो रही हैं जो चीज 30 डिग्री पे हो रही थी। 30 डिग्री पे क्या हो रहा था? 30 डिग्री पे सर हो रहा था, ये जो हाइट था वो बेस का 1/√3 टाइम्स हो रहा था, और जो बेस था वो हाइट का √3 टाइम्स हो रहा था। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब 60 डिग्री पे क्या हो रहा है? जो बेस है वो हाइट का 1/√3 टाइम्स हो जा रहा है, और जो हाइट है वो 3 टाइम्स हो जा रहा है, √3 टाइम्स हो जा रहा है। अच्छा, यहां तक क्लियर? चलो, जब यहां तक क्लियर हो ही गया तो एक केस और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस केस को हम जब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब करते हैं, ठीक है? अब अपना क्वेश्चन करने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं, ठीक है? तैयार हो गए हैं, चले क्वेश्चन पे चले। चलिए सर, आपके सामने पहला क्वेश्चन आता हुआ कुछ इस टाइप का। अरे भाई कहां गए क्वेश्चन? भाई कहां गए? हाँ, क्वेश्चन भाई इधर है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है? पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। ए टावर स्टैंड वर्टिकली, एक टावर वर्टिकली खड़ा है ऑन द ग्राउंड पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से, विच इज द, एक सेकंड आपको प्रैक्टिकल कर समझाते हैं, वो दो बोल दो। अरे दो यार जल्दी। इसको हम समझते हैं क्या? एक टावर। क्या समझते हैं? टावर। ये टावर यहां पे है, हम पकड़े हुए हैं, बात अलग है। ये टावर हम यहां पे पकड़े हुए हैं, और इसके पोल पे हम देख रहे हैं, ठीक है? इसके पोल मतलब ऊपर, इस पोल के ऊपर हम देख रहे हैं, और हमारे देखने का जो एंगल है वो बना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या बोला है कि द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे, मैं यहां से सपोज 20 मीटर दूर हूं, इस ग्राउंड से मैं 20 मीटर दूर हूं, और मैं यहां से जब देख रहा हूं वो एंगल वहां पे बन रहा है, और मैं जहां पे खड़ा हूं टावर भी वहीं पे है। थोड़ा ऊपर कर लें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो मैं अभी छोटा हो जाऊंगा, लेकिन दिखेगा नहीं, बस एक्चुअल में रियल लाइफ में समझो क्या होता है। हम यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही होता है, ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो हाइट टावर की निकलेगी। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहां से यहां तक की दूरी आपको दी है, और ये एंगल भी दिया है, ये वाला एंगल दिया है, और ये एंगल कितना दिया है सर जी? 60 डिग्री दिया है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे आता है, ठीक है? क्या है क्वेश्चन से फिर से पढ़ो कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब टावर खड़ा है 20 मीटर दूर हम खड़े हैं, टावर वहां पे खड़ा है, टावर से 20 मीटर दूरी पे हम खड़े हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, मतलब जो उसका टावर का बेस है वहां से हम 20 मीटर दूरी पे खड़े हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इज टॉप ऑफ द फाउंड विद 60 डिग्री, और जो उसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन में जो उसको ऊपर देख रहा था वो 60 डिग्री था। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है। डरने की बात क्यों नहीं है सर? क्वेश्चन क्या है? चलो क्वेश्चन क्या है ध्यान समझना। क्वेश्चन ये है कि एक टावर था, टावर सर सुंदर सुंदर था, टावर क्या था? सुंदर सुंदर था, टावर सुंदर सुंदर था, और हम यहां पे खड़े थे इसके 20 मीटर दूरी पे, इसके 20 मीटर दूरी पे हम खड़े थे यहां पे, है ना? यहां से हम 20 मीटर की दूरी पे खड़े थे, यहां पे ये 20 मीटर की दूरी थी, और जब हम यहां से इसको देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो कुछ चेंज होके क्या बन गया सर? 20 डिग्री बन गया। क्या बन गया था? 20 डिग्री बन गया था। अच्छा 20 डिग्री नहीं, 60 डिग्री बना था ना, ये 60 डिग्री एंगल बना था कि 20 मीटर डिस्टेंस पे थे हम, ये 20 मीटर डिस्टेंस पे थे ये इसके बेस से,
कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन जरा देख लेते हैं क्या था एक्चुअल में, 30 या 60। एंगल ऑफ एलिवेशन सर जी था 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। चलो 60 डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री था। हमें फाइंड करना है सर हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर एक्चुअल में यही तो होगी, एक्चुअल में हाइट जो होगी, ये हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ टावर को हम लेट करते हैं सर जी h। क्या लेट करते हैं? h। क्या लेट करते हैं? h। और बस काम हो गया अपना। और ये हम इसको लेट करते हैं, कोई पॉइंट A है, कोई पॉइंट B है और कोई पॉइंट C है। कोई पॉइंट A है, कोई पॉइंट B है, कोई पॉइंट C है। तो हम लिखेंगे क्या सर एग्जाम में? हम ये लिखेंगे एग्जाम में कि लेट AC is a tower and B is a point which distance from the foot of tower is 20 meter and the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। अब यहां से सॉल्व करोगे इतना लिखने के बाद। अब ध्यान से देखना, इन ट्रिएंगल किसमें? ट्रिएंगल किसमें? ACB। इन ट्रिएंगल ACB में क्या करेंगे? ACB में हम सर tan थीटा लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगाएंगे। जब tan 60 डिग्री लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर जी परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर अपना AC है। क्या है? AC है। और बेस क्या है अपना? बेस जो है वो BC है। क्या है? BC है। सर जी AC की वैल्यू हमने h किया है, मतलब हाइट ऑफ टावर। BC की वैल्यू सर जी 20 दिया गया है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है सर जी √3 होती है। और जब हम हाइट की कैलकुलेशन करेंगे तो हाइट जो कैलकुलेट क्या आएगा सर जी? 20√3। सर जी ये तो हमने कैलकुलेट पहले कर क्यों नहीं कर लिया? अच्छा ट्रिक की वजह से बताएं। अब अगर आपको इतना नहीं सॉल्व करना है, अगर ये आपका क्वेश्चन MCQ में आता तो यहां पे मेरा आता वो केस नंबर 3। केस नंबर 3 मैंने बताया था कि अगर यहां पे 60 डिग्री है तो बेस अगर दिया है, तो जो बेस अगर दिया है 60 डिग्री पे जो हाइट होती है वो बेस का √3 टाइम्स होती है। तो डायरेक्ट यहां पे क्या लिख देते हैं? आंसर बाबू 20√3। कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं अच्छा यहां पे ये बोल दूं कि यहां पे अगर ये मैं 30 डिग्री देता, बाई चांस लेट कर लो, यहां पे अगर मैं 30 डिग्री, इफ 30 डिग्री होता तो यहां पे हाइट क्या आती? तो सर जी हाइट तो उस टाइम पे कम हो जाती, तो ये क्या हो जाता सर जी? 20/√3 तब हाइट आती यहां पे। हाँ या ना? जब ऐसे क्या हम सर इसको एग्जाम में से लिख के आएंगे? नहीं। अगर कोई चीज रूट क्या कहता है? रूट ये कहता है अगर मैं डिनोमिनेटर में हूंगा तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी हालत खराब करूंगा। और अपनी हालत हमें खराब करने देना नहीं है। तो अपनी हालत खराब करने नहीं देना, तो उसके लिए क्या करेंगे सर? रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा आंसर? सर जी 20√3/3 आ जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में जब 30 डिग्री होगा तो 20/√3, इसको सॉल्व करने पे 20√3/3 आएगा। और जब 60 डिग्री होगा तो हमने कैलकुलेट करके बता ही दिया। तो यहां पे लिखेंगे सो द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना आया? 20√3। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? बताओ भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सच में बेसिक आया कि नहीं आया? अब इस वीडियोस में हम क्या किए? हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखा, 3 केस सीखे और एक क्वेश्चन किया। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी, अब ट्रिग्नोमेट्री की आपकी 3 वीडियो आएगी। अब 3 वीडियो में इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल। आपको कहां तक करना है? मॉडरेट लेवल तक। डिफिकल्ट लेवल आपका CBSE पहुंचता नहीं। डिफिकल्ट लेवल उन बच्चों के लिए है जो JEE मेंस देंगे या फिर JEE एडवांस देंगे, वो उनके लिए JEE हो जाएगा। ठीक है?
तो अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा भाई, लेकिन मेरा सलाह है कि आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि अगर बाई चांस सीबीएसई का पागल हो गया, सीबीएसई पागल हो गया, तो आपको यहां से भी क्वेश्चन दे देगा। किस नंबर वाले से? 3 लेवल वाले से। तो एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, मेंशन करिए सर कॉन्सेप्ट समझ में आया, और हाँ दोस्तों को शेयर करा करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। Game over.